Hello students and friends, welcome to the 1 year peak batch for physics NEET 2022 and we have started the chapter motion in straight line in the previous lecture and today we are with the second lecture of this chapter motion in straight line and ये सब कुछ हो रहा है हमारे एक प्यारे से YouTube चैनल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स पर। सो स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ आज की क्लास के लिए और हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जहां हमने फर्स्ट लेक्चर को छोड़ा था। सो हम कर रहे थे कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। और हमने टर्म्स सीखे लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने सीखा स्पीड एंड वेलोसिटी और ये स्पीड और वेलोसिटी में आपको पता चला कि हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने उनको कैलकुलेट भी किया था। आगे नेक्स्ट टर्म है हमारा टर्म नंबर 5, फिफ्थ टर्म, दैट इज एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टर्म, नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन या हाउ इट इज डिफाइंड। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उस चैप्टर को, मोशन चैप्टर, और ये सब चीजें 9th क्लास में भी पढ़ी थी हमने। एक्सीलरेशन कोई भी नई चीज नहीं है हमारे लिए। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन को लिखेंगे, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला है, ध्यान रखें बच्चों, चेंज ऑफ स्पीड नहीं बोला, चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन एंड अगेन इस फार्मूला से जो एक्सीलरेशन आता है वो होता है एवरेज एक्सीलरेशन। क्या होता है वो होता है एवरेज एक्सीलरेशन। इट मींस एक्सीलरेशन किसी और टाइप का भी होता होगा, जैसे वेलोसिटी में मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी, दूसरे टाइप की वेलोसिटी आएगी। एवरेज एक्सीलरेशन सीखा, एक और टाइप का एक्सीलरेशन भी आएगा। अब एक्सीलरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है ये। वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। दोबारा से आपको याद दिला रहा हूं, व्हाट इज अ वेक्टर? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट बेटा आसान है इसका निकालना। देखो वेलोसिटी का यूनिट लगा दो और नीचे टाइम का लगा दो, मीटर पर सेकंड और नीचे 1 सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे भी देखो वेक्टर के साथ डिफाइंड है ना चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी खुद वेक्टर था अपॉन टाइम टेकन। अगर स्पीड से डिफाइन करते तो शायद स्केलर क्वांटिटी होता, लेकिन स्पीड से जब आप एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं करोगे, याद रखना इसकी डेफिनेशन में आता है वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसके बारे में भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम है रिटार्डेशन। क्या नाम है बच्चों? रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को स्पेशली हम रिटार्डेशन के नाम से बुलाते हैं या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, इसका मतलब क्या होगा? सपोज अगर आपसे किसी ने बता दिया कि एक्सेलरेशन को हम सिंबल डिनोट करेंगे ए, कि एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे पूछे व्हाट इज रिटार्डेशन, बताओ रिटार्डेशन कितना है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये रहा
नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो -6 ये रिटार्डेशन, नेगेटिव कर दो इसका, पहले से माइनस लग रहा है, अरे एक्सेलरेशन तो पहले से ही -6 है, इसका एक बार और आप क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, तो रिटार्डेशन इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। तो माइनस और एक्सेलरेशन कितना, -6 कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया रिटार्डेशन, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने बताया कि रिटार्डेशन 6 है, एक्सेलरेशन को कितना लोगे, -6। जस्ट रिवर्स द साइन, जस्ट रिवर्स द साइन। ओके, अब ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में करता क्या है, ये तो एक्सेलरेशन की हो गई आपके सामने बुकिश नॉलेज, फॉर्मूला बता दिया एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, जो किताबों में लिखा होता है वो भी बता दिया, शायद उससे भी ज्यादा बता देंगे, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में मोशन के साथ, थोड़ा ये समझ लेते हैं। ठीक, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बच्चों ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में एक ऐसा डिस्कशन दे रहा हूं कि कभी भी एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस में कोई डाउट ही नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का या किसी व्हीकल का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और मीनिंग ऐसा जो किसी बेवकूफ बच्चे की भी समझ में आ जाए, ऐसा मीनिंग, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं इस एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें से वेलोसिटी तो हो गई 2 मीटर पर सेकंड और टाइम हो गया 1 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया तो समझ लो एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ समझ लिया। देखो अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो इसका मीनिंग ये है कि हर सेकंड में वेलोसिटी के अंदर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाता है। क्या है इसका मीनिंग, कि जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है। समझ रहे हो, हर सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है। और क्योंकि यहां पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग है कि वेलोसिटी हर सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज, अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रही है। समझ गए आप। सपोज स्टार्टिंग में अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी, स्टार्टिंग कब होता है, स्टार्टिंग होता है जब टाइम 0, स्टार्टिंग में अगर उसकी वेलोसिटी 0 थी तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी, ये एक्सेलरेशन कह रहा है कि हर सेकंड में इट इंक्रीजेस बाय 2, तो 0 + 2 कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड बाद कितनी होगी, फिर 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम, फिर 2 इंक्रीज हो जाएगी, 4 + 2 6 एंड सो ऑन। फोर्थ सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 6 + 2 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसका। ये है एक्सेलरेशन का मीनिंग, कि उस ऑब्जेक्ट की या उस कार की स्पीड हर सेकंड में 2-2 कर बढ़ती जा रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, कार में जो नीचे पेडल होता है एक्सेलरेटर, मालूम है ना, एक्सेलरेटर होता है वो। एक्सेलरेटर का मीनिंग क्या है, हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं कार की वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए। हो रही है वेलोसिटी इंक्रीज, आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया, कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जितना आपने एक्सेलरेटर को प्रेस करके एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर आपने एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो इस तरह से हो जाएगी। अगर आपने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया तो वेलोसिटी इंक्रीज हर सेकंड में 3 होगी, 0 3 6 9 एंड सो ऑन, इस तरह से होगी। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया है। अब देखिए, अगर मैं रिटार्डेशन करा दूं, मतलब मेरा दूसरा एग्जाम्पल कि एक्सेलरेशन हो जाए -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाए तो फिर क्या मीनिंग है। सपोज मेरी कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, अभी इनिशियली जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी है
10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने उस पर लगा दिया ये एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है बेटा? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो समझ लो कि अब वो उसकी स्पीड को कम करेगा। किसको कम करेगा? स्पीड को कम करेगा। ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग ऐसा है जैसे आपने अपने व्हीकल पर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाना मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन देना। अब स्पीड कम होने लग जाएगी। ठीक है, स्पीड कम होने लग जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि लिखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। इसका मीनिंग यही है ना, और नेगेटिव तो आ ही गया। तो इसका मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड 1 करके कम हो रही होगी। अभी 1 सेकंड बाद 9 हो जाएगी, फिर जब टाइम 2 सेकंड्स होगा तो 8 हो जाएगी, फिर जब टाइम 3 सेकंड होगा तो फिर से 1 कम हो जाएगी 7 एंड सो ऑन। ऐसा करते करते इसकी स्पीड 0 हो जाएगी एंड द कार विल बिकम एट रेस्ट। और आप अपना ब्रेक पे से पैर हटा दीजिए, कार रेस्ट पर आ गई। रिटार्डेशन, कार रेस्ट पर आ गई। ठीक है। ऐसे ही स्कूटी में या टू व्हीलर में एक्सेलरेटर कहाँ होता है? हमारे हैंडल में होता है। उससे आप अपने टू व्हीलर को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक, जैसे कार में पेडल में होता है और स्कूटी में या टू व्हीलर में या बाइक में हैंडल में एक्सेलरेटर होता है। तो इस एक्सेलरेटर का मीनिंग होता है कि अगर आप एक्सेलरेटर को यूज करेंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा और वो आपका व्हीकल स्पीड अप होने लगेगा, और ब्रेक यूज करेंगे तो वो डीएक्सेलरेट हो जाएगा और आपका व्हीकल स्पीड डाउन होने लगेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को बेटा इस तरह से समझोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक, तो अब तक हमने 5 टर्म्स सीखे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन 5 टर्म्स का बिल्कुल इस चैप्टर में लगातार यूज होता है। बिना इन टर्म्स के इस चैप्टर की कोई बात समझ में नहीं आती, तो ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए इसलिए सीखनी बहुत जरूरी रहती है। ठीक है, अब इस टर्मिनोलॉजी के बाद हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे जहां पर हम सीखेंगे कि मोशन कितने तरह का होता है। क्या है वो पार्ट? टाइप्स ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट। एंड बेटा अगर आपको कहीं वीडियो में नोट्स मेंटेन कर रहे हैं आप लोग, तो आपके पास बहुत इजी मेथड है। जहां पर भी नोट्स मेंटेन करने हो वहां पर आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ओके, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में उन स्क्रीनशॉट से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं बीच बीच में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ मोशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मोशन के यही हैं सारे, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ मोशन, अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स। मोशन 2 तरह का होता है। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड नंबर 2 इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो मोशन बेसिकली 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक टेबल, एक चार्ट ऐसे ही कंप्लीट होता जाएगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चार्ट आगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगेन बच्चों मैं यही कहूंगा, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन 9th क्लास में सीखी थी सबसे पहले। किसी के याद है तो आप रिकॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम हियर टू गिव यू दिस डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज if an object covers equal distances in equal interval of time। किस किस को डेफिनेशन याद आ गई? लेकिन अभी इस डेफिनेशन में एक पार्ट और है, यहां कंप्लीट नहीं होती। इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ये दूसरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कैसे रास्ते पर चलना है उसे? स्ट्रेट पाथ पर चलना है बच्चों।
So if an object is covering equal distances in equal interval of time, point 1 on a straight path, point 2, then its motion is said to be uniform motion. इसमें ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल फुलफिल होंगी कंडीशन। तो डेफिनेशन के अंदर दो बेसिक कंडीशंस हैं। इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस जा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने जो डिस्कस करा है, दैट इज इट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ पर ही चलना है। मैं ओनली लिख देता हूं यहां पर, मतलब थोड़ा भी बेंड नहीं आ सकता पाथ में, पाथ थोड़ा भी कर्व नहीं हो सकता, एकदम स्ट्रेट जाएगा पाथ। ओके, तब इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। डन। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है बच्चों, बिल्कुल ठीक। इसकी स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलवेज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर उसने पहले 2 सेकंड में 5 मीटर्स कवर किया तो क्या स्पीड है? 5 on 2, 2.5। तो हर बार 2 सेकंड में वो 5 मीटर ये कवर करेगा। मतलब स्पीड हमेशा क्या आएगी? 2.5 ही आएगी ना, हमेशा 2.5। तो स्पीड कांस्टेंट होगी। और दूसरी बात, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है। तो अगर वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा। मतलब उसका डायरेक्शन भी क्या हो गया? अरे उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। उसका तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर इन दोनों चीजों को इकट्ठा बोलोगे, स्पीड को आप मान लो मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब आ जाएगा इकट्ठा तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। कब? जब मोशन यूनिफॉर्म होता है तब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। तब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी जिसे आप वेलोसिटी बोल रहे हो ये कांस्टेंट हो जाएगी। और वही हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये हमेशा ईस्ट की तरफ ही जाता रहेगा 5 मीटर पर सेकंड से। ये इसका यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग है। ओके, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो और क्या चीज अचीव कर सकते हो आप यहां पर? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बता दो बच्चों। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऐसे डिफाइन करते हैं हम इसे, बिल्कुल ठीक। अब चेंज इन वेलोसिटी तो है नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना? 0। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 अपॉन टाइम। टाइम कितना ही होता है? 0 अपॉन टाइम। आंसर क्या आएगा? एक्सेलरेशन है इसका 0। इसका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है इसका 0। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए एक फॉर्मूला लगता है लॉज ऑफ मोशन, 9th क्लास में पढ़ा है। F इज इक्वल टू ma। अब जिसका a 0 उसकी फोर्स कितनी? उसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है। इट मींस आप यूनिफॉर्म मोशन को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो? 1 2 3 4 5 तरीकों से। या तो आप ये बेसिक सी डेफिनेशन बोल दो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। या आप इतना कह दो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। आप एक वर्ड में भी कह सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या ये कहना कि एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग यूनिफॉर्म मोशन होता है बिल्कुल ठीक है? नो। व्हाई नो? ध्यान से सुनो। जो रेस्ट पर है उनका भी तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग क्या है? बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेशन 0 के साथ, क्या कहोगे? एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेशन 0 के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है।
और इसी तरीके से फोर्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इट मींस उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। इस तरीके से आप अपने यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। 5 वेज मतलब 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। ये 9th क्लास में सीखा था, ये अब सीखा है, ठीक है। ये लेवल है 11th क्लास का या फिर नीट के एग्जाम का, दिस इज द लेवल। तो चीजें वहां से मुश्किलें आनी, हाँ यहाँ से आ सकती हैं, यहाँ से आ सकती हैं, ठीक है। तो आप अगर यूनिफॉर्म मोशन को इन 5 या 6 एक और कॉन्सेप्ट टाइप करते हैं, इन 5 कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर सकते हो तो इट मींस एक क्वेश्चन सिंपली ऐसा बन सकता है ना कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन और 4 ऑप्शन दे दिए जाए ए बी सी डी, उनमें से 3 ऑप्शन में तो ये कोई चीज मतलब ए पे लिखा है, बी पे लिखा है, सी पे लिखा है और डी पर कुछ और लिखा हो तो वही गलत है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन नहीं करता, तो बस वही गलत है जो इसमें नहीं है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, पढ़ते ही हो भी जाते हैं, ठीक है। कब? जब आपके बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल एक्यूरेट है तब ऐसा होता है। अदरवाइज यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन बन जाते हैं जिन्हें पढ़कर बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन ने घुमा दिया। आपको ऐसा नहीं बोलना, यहाँ बेसिक्स पर काम करें, बेसिक्स पर काम करना है हमें, तभी नीट की प्रिपरेशन होगी। अदरवाइज 11th क्लास में जैसा चल रहा था ना वैसे ही चलता रहेगा। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक पे काम करेंगे, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मैं यूनिफॉर्म मोशन का एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी करना चाहता हूं, तो एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का किस तरह हो सकता है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, सपोज एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पर, स्ट्रेट पाथ करना है ना, स्ट्रेट रोड है मेरे पास, दिस इज अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है पॉइंट O से। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एट पॉइंट O और वो सीधा जा रहा है, इट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई पूरी। अब वो कैसे जाएगा? अगर वो ऐसे जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। सपोज वो A पॉइंट पर पहुंचा, फिर वो B पॉइंट पर पहुंचा, फिर वो C पॉइंट पर पहुंचा एंड सो ऑन। और O से A पॉइंट का जो दूरी है वो 5 मीटर है, B से C पॉइंट का गैप भी 5 मीटर है, A से B का और B से C का भी 5 मीटर है, ठीक है। जब उसने स्टार्ट करा था तो टाइम 0 था, उसको ये वाला गैप कवर करने में 2 सेकंड्स लगे, ये वाला गैप कवर करने में भी 2 सेकंड्स लगे और ये वाला गैप कवर करने में भी 2 सेकंड्स लगे। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, देख लो सारे 5 इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सारे टाइम के इंटरवल भी 2 सेकंड्स के ही हैं, ओके। तो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्या इसके हर पार्ट की स्पीड सेम आएगी? चेक करो, इस वाले पार्ट में 5/2 स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड 5/2, इसकी स्पीड भी क्या आएगी? 5/2, इसकी स्पीड भी क्या आएगी? 5/2। इसका मतलब सबकी स्पीड क्या आ रही है? सबकी स्पीड आ रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड, सब सारे पार्ट्स की, ठीक है। तो थ्रू आउट द मोशन स्पीड कांस्टेंट, थ्रू आउट द मोशन डायरेक्शन कांस्टेंट, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कह सकते हो? इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम O to C, O से C के डायरेक्शन में है ना ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही सो इट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो व्हाइल मूविंग एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज आल्सो जीरो। ये हो गया डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? बेटा हर चीज को डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि डेफिनेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? डेफिनेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में। बेसिक कॉन्सेप्ट से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे यही कमजोर रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। उन्होंने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया, भले ही वो कोई क्वेश्चन बड़ा सा कर ले
लेकिन कहीं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट फंसता है ना, तो फिर उससे क्वेश्चंस होने बंद हो जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डेफिनेशन में, डेफिनेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। दिस इज हाउ वी स्टडी फिजिक्स। डेफिनेशंस को कभी इग्नोर नहीं करना। डेफिनेशन के अंदर लिखा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन पर आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी चीज बता देता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। यूनिफॉर्म मोशन में दो कंडीशंस हैं। जब तक ये दोनों फुलफिल नहीं होते यूनिफॉर्म मोशन नहीं बनेगा। अगर ये दोनों फुलफिल्ड है कंडीशन तो यूनिफॉर्म मोशन, और इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी पूरा नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हो? इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी रह गया तो वो मोशन फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चाहे वो ऊपर वाला कंडीशन रह जाए, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा हो, या स्ट्रेट पाथ पे तो जा रहा हो लेकिन ऐसे ना जा रहा हो, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटर टाइम, तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर दोनों ही बेचारे कंडीशन फुलफिल ना हो पाए हो तब तो नॉन यूनिफॉर्म है ही। समझ में आया? अब डेफिनेशन कर सकते हो। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन हो जाएगी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ रहे हो ना? इन इक्वल टाइम इंटरवल, या तो ये आइदर और, या फिर ये वाला पूरा ना हो, और अगर वो पूरा नहीं हो तो पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व्ड हो जाएगा। और इट इज मूविंग ऑन कर्व्ड पाथ। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर आ गया तो या तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब या तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रही, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब या फिर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहा। और इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर वेरी कर गई तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट बची? बिल्कुल नहीं बची, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीजें हैं। समझो इस बात को, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक भी बदला तो समझ लो वेक्टर चेंज है, वेक्टर चेंज हो रहा है। ओके? और इन दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर क्या बनता है? वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर बनता है। और दोनों में से एक भी चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। तो इस मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, वेलोसिटी लगातार चेंज करेगा। इट मींस वेलोसिटी चेंजेस, और जब वेलोसिटी चेंज करेगा, याद है ना एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अब जीरो नहीं है, तो एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, और अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी वो भी तो जीरो नहीं होगी। ये सारे फंडे यहां पर भी आ गए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी आ गए। ठीक है? वेलोसिटी उसकी वेरी कर रही है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, और इसलिए उस पर लगने वाली बाहर से जो फोर्स है वो भी जीरो नहीं है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा किसी एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में ही होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा किसी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाले फोर्स के इफेक्ट में ही होता है। यहां तक क्लियर है चीजें? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, याद रहेगा ये वाला पॉइंट। ठीक? अब देखिए आप आगे, क्या ये वाला मोशन स्ट्रेट लाइन पर हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है, यस और नो। बिल्कुल हो सकता है। क्या ये मोशन कर्व्ड पाथ पर भी हो सकता है? यस और नो। यस, कर्व्ड पाथ पर भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। कैसे होगा? देखो इधर कैसे होगा। आपको मैंने बोला ना कि इन दोनों पॉइंट से अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई कंडीशन तो यहां जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मान लो ये तो फुलफिल्ड है, स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस चल रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस चल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग आपको मैं यहां समझाता हूं क्या होगा। सपोज वो रोड तो स्ट्रेट है, लेकिन ये वाला रोड, लेकिन वो ओ से ए तक गया 5 मीटर 2 सेकंड्स में, और ए से बी तक जब गया तो ये डिस्टेंस हो गया 7 मीटर्स और 2 सेकंड्स में। ओके? और जब बी से सी तक गया तो 3 मीटर्स फिर 2 सेकंड्स में।
So देखो, it is covering unequal distances. It is covering unequal distances in equal time intervals on a straight path. पाथ तो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट पाथ पर हो सकता है, और क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं तो मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेट पाथ पर इट इज पॉसिबल। क्या कर्व पाथ पर पॉसिबल होगा? देखो कैसे होगा। पाथ है मेरा कर्व, ओ से स्टार्ट करा, ए पर आया, बी पर आया, सी पर आया। ओ से ए तक का डिस्टेंस भी 5 मीटर, ए से बी तक का भी 5 मीटर, बी से सी तक का भी 5 मीटर, और हर बार इसको लग रहे हैं 2 सेकंड। तो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या स्ट्रेट पाथ है? नहीं, ये नहीं हो रही। डायरेक्शन वेरी कर गया, डायरेक्शन वेरी कर गया तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। नो डाउट स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन तो बदल गया, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बची, वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ गए? स्पीड तो इसकी क्या आएगी? 5/2 2.5 2.5 2.5। स्पीड कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन क्या सेम है? अभी तो इधर जा रहा है, फिर यहां को जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। कर्व पाथ पर डायरेक्शन लगातार चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज ना हो तो स्ट्रेट पाथ, तो डायरेक्शन इज चेंजिंग ना, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन पक्का है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो सकता। सो दिस इज पॉसिबल ऑन स्ट्रेट पाथ एज वेल एज ऑन कर्व पाथ। याद रखिएगा, दोनों तरीके से पॉसिबल है। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरीके का होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरह का होता है, और वो कैसे कैसे हो सकता है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या क्या है उसके टाइप्स? एक टाइप होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसका दूसरा टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये इसका दूसरा टाइप होता है। तो ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी और दो तरीके का है, एक ये और दूसरा ये। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या है? उसके लिए बच्चों पहले आपको समझना होगा ये वर्ड यूनिफॉर्म क्यों आ रहा है बार बार। देख लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म का मीनिंग समझते हैं पहले। मैंने बोला ना, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिफॉर्म जहां पर भी लिखा हो फिजिक्स में, समझ लो जिससे पहले लिखा है, एक वर्ड ये है, एक ये है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जिससे पहले लिखा है वो चीज कांस्टेंट है, ये सब नहीं होता है। यहां पर एक्सेलरेशन से पहले यूनिफॉर्म लिखा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और अगर नॉन यूनिफॉर्म लिखा है एक्सेलरेशन से पहले, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब चेंजिंग। एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, जिससे पहले लिखा है वो चीज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो है जहां पर एक्सेलरेशन जितना भी है हमेशा उतना ही रहेगा। क्या बोला मैंने? जितना भी है हमेशा उतना ही रहेगा, कांस्टेंट। देखो ये तो पहली बार चुके हो कि जीरो नहीं है। जीरो होगा तो यहां देखो, जीरो होगा तो यहां एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा और बॉडी मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन, और जीरो नहीं है तो यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जीरो नहीं है तो यहां। अब जीरो तो नहीं है, ये तो पक्का है जीरो नहीं है, लेकिन अगर जीरो नहीं है 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है क्या? ना। अगर वो 3 है हमेशा 3 रहेगा, कांस्टेंट बन गया, हमेशा 3 रहेगा, कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट बनते ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह दो उसको। क्या कह दोगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, प्रोवाइडेड वो एक्सेलरेशन अपने डायरेक्शन के साथ कांस्टेंट हो। बेटा अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको याद है ना एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है। अब मैंने मैग्नीट्यूड तो कह दिया तुमसे 3 है, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, और साथ में डायरेक्शन भी ना बदले। डायरेक्शन कब नहीं बदलता?
बार बार बता चुका हूं, अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा मतलब स्ट्रेट पाथ, ये समझिए। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मोशन इन्वॉल्व है तो कैसा मोशन हो रहा होगा, स्ट्रेट पाथ। तो इट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, और डायरेक्शन कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज पॉसिबल ओनली ऑन स्ट्रेट पाथ। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर पॉसिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख दी मैंने यहां पर, ये कहां पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर पॉसिबल है, याद रखिएगा। इट इज पॉसिबल ओनली ऑन स्ट्रेट पाथ। डन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जितना भी एक्सेलरेशन है जीरो नहीं है, और जो भी है कांस्टेंट रहेगा। जीरो नहीं है, जो भी है कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट नहीं तो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। ओके, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इट मींस नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं यहां लिख दूंगा जो भी एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रहा है, और लगातार वेरी कर रहा है, मतलब वेरिंग लिख दिया, वेरिंग कंडीशन में है, लगातार वेरी कर रहा है, याद रहेगा। अब एक्सेलरेशन दो तरीके से वेरी कर सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करा दो या उसका डायरेक्शन वेरी करा दो। इट मींस ये वाला मोशन दोनों तरीके से पॉसिबल है। इट कैन बी ऑन straight line as well as it can be on curved path, it can be on curved path। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके दो टाइप्स हो रहे हैं, ये भी हो गया। तो ओवरऑल हम एक्सेलरेशन को अगर अपना बेस बना लें तो सारे मोशन एक एक वर्ड में आ जाएंगे। बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन। Body moving with acceleration non-zero, non-uniform motion. Body moving with constant acceleration, uniformly accelerated motion. Body moving with variable acceleration, non-uniformly accelerated motion. अब आप ये बताएं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहां पर देखा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहां पर है, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहां पर है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। अब आगे जो भी चैप्टर चलेगा वो या तो इस हेडिंग में होगा या फिर इस हेडिंग में होगा, बिकॉज आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन या तो यहां है या यहां है, और थोड़ा बहुत यहां भी है, थोड़ा बहुत यहां है ना, थोड़ा बहुत ध्यान दें। चलिए अब एक चीज आपको और बताऊंगा मैं यहां पर, वो क्या है, आपको याद है इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equals to u plus at, 9th क्लास में सीखे थे। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कौन सा मोशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं हम, डू यू नो दिस, क्या आपको ये पता है? इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कौन सा मोशन सॉल्व कराते हैं हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से, ये वाला या ये वाला? बेटा अगर कभी ध्यान दिया हो तो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि तभी यूज हो सकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ध्यान दो इन तीनों इक्वेशंस में a आता है, v is equals to u plus at, सेकंड में s is equals to ut plus half at square, थर्ड में v square plus u square is equals to 2as, सब में a आता है, और कंडीशन है इन तीनों की एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का होता है यहां, इट मींस इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से, यूजिंग दीस इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कौन सा मोशन सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को। ओके, s is equals to ut plus half at square, and last one is, यहां लिख देता हूं, v square minus u square is equals to 2as। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है बच्चों,
इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ही सॉल्व करते आए हैं, तब शायद नहीं पता था, अब पता होना चाहिए कि हम इन इक्वेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। इन इक्वेशंस की थोड़ी और डिटेल में बात चलेगी, आगे चलेगी। अभी इस चार्ट को पूरा भर देता हूं पहले। ये वाला मोशन कौन सी इक्वेशन से सॉल्व होता होगा, बाद में आएगा। ये कब सॉल्व होता है, जब a0 इसमें लगा, a0 लगाया तुमने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में, यहां से मिलेगा v इज इक्वल टू u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ये तो पता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो फाइनल इनिशियल सेम रहेगी। थर्ड में लगा लिया, फर्स्ट में लगाओ, इससे भी v इज इक्वल टू u मिलेगा। अगर तुमने a को 0 कर दिया, इससे भी कुछ नहीं हुआ, v इज इक्वल टू u, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर में a0 का ये वाला टर्म खत्म, बचा क्या, s इज इक्वल टू ut। इट मींस अगर तुमने a0 लगा दिया कहां पर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, ये पूरा 0, इतना फॉर्मूला बचेगा। इस फॉर्मूले को जरा पढ़ो, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है जो तुम 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को नीचे लिखा हो, स्पीड की जगह वेलोसिटी है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आ गया वही फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आ गया। इससे वाले मोशन सॉल्व होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की बस यही वजह है, s इज इक्वल टू ut। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये तीन इक्वेशंस काफी हैं, कैसे भी क्वेश्चन इनसे कर सकते हो। और भी कुछ चीजें डायरेक्ट याद करेंगे और कुछ इक्वेशंस आएंगी, बताऊंगा। इसके लिए कौन सी इक्वेशंस है वो भी आगे आएगा, उसके लिए अलग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा पूरा टाइप्स ऑफ मोशन है। इस चार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं बिल्कुल टिप्स पे आ जाने चाहिए, अच्छे से नोट्स बना लो, उसी से याद होगा, ठीक है। एंड नाउ वी विल बी स्टडीइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन डिटेल। अब थोड़ी डिटेल इसकी करनी है, ओके, लेकिन उसके लिए आई एम डिसाइडिंग कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर भी यहीं क्लोज करते हैं, और आज के लेक्चर में आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, तो ये पूरा चार्ट है, बट इस पूरे चार्ट में बहुत स्टफ है, देखने के लिए एक पेपर पे है, बट बहुत स्टफ है। इस चार्ट के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस करे सब आप बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पर रखें, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ठीक से समझ लें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे यहाँ डिटेल से थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ओके। इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आज जो भी चीजें आपने सीखी हैं मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप ना इस चार्ट को ऐसे ही लेकिन बिना देखे बनाने की कोशिश करो, अपने नोट्स में उस चार्ट को मेंटेन करना, ठीक है, सो दैट बिल्कुल जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस चैप्टर के वो आपके क्लियर होने लग जाए, ओके। और मोशन, हर तरीके का मोशन एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग सोचना, जैसे मैंने आपको आज बताया, जीरो पे क्या होता है, नॉन जीरो पे क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है, और वेरिएबल हो जाए तो क्या होता है, कौन सा मोशन स्ट्रेट लाइन पर हो सकता है, कौन सा सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर हो सकता है, और कौन सा थर्ड पाथ पर भी हो सकता है। ये थोड़े बेसिक्स हैं, इनको क्लियर कर लीजिए आज, ठीक है। और अब धीरे धीरे हमारा बैच पढ़ाई के रंग में आता जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, ढेर सारी पढ़ाई भी करेंगे। सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।